अमीर और गरीब बहू का 15 अगस्त। अपूर्वा और ऋचा दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी। कहने को तो दोनों सहेली थी, मगर उनके बीच खड़ी गरीबी अमीरी की दीवार उन्हें एक दूसरे से एकदम अलग बनाती थी। दोनों का रवैया एक दूसरे से बेहद विपरीत था। ऋचा अक्सर अपनी अमीरी की धौंस अपूर्वा के सामने झाड़ती थी। आज कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन चल रहा था। ऋचा सभी के सामने अपूर्वा को नीचा दिखाते हुए कहती है, डैम अपूर्वा, ये क्या फीका पुराना कपड़ा पहन रखा है। देख, सभी के चेहरे कितने चमक रहे हैं, मगर तू एकदम अलग दिखाई दे रही है। ऋचा, मुझे भीड़ से अलग दिखना ही पसंद है। मेरे माता पिता इतने अमीर नहीं जो हर एक अवसर पर नए कपड़े दिलाएं। उन्होंने अपने जीवन की तमाम जमा पूंजी जोड़कर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। मेरे खातिर वही काफी है। बस कर यार, जब देखो गरीबी का बखान लिए बैठ जाती है। उस दिन अपूर्वा जब घर आती है तो उसकी माँ गंगा उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहती है, अपूर्वा बिटिया, मैंने और तेरे पिताजी ने ये तय किया है कि जो कि अब तेरा कॉलेज खत्म हो चुका तो लगे हाथ तेरा ब्याह रचा दे। हम बूढ़े बुढ़िया के जीवन का कोई पता नहीं, कब है कब नहीं। लड़का फौजी है। घनघोर गरीबी के चलते बड़े ही साधारण तौर से अपूर्वा की शादी अमर से होती है। अपूर्वा, अग्नि के साथ फेरे पूरे करने के पल से हम पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं, मगर मैं एक फौजी हूं। फौजी का पहला फर्ज देश की रक्षा करना। ऐसे में मैं साल भर तुम्हारे संग नहीं रह सकूंगा। ये तक नहीं पता कि मेरी सांसें कब मेरा साथ छोड़ जाएं, मगर इस फौजी के जहन में सिर्फ तुम्हारा ही अक्ष रहेगा। अजी, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपसा प्यारा पति मिला है। मुझे फक्र है कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। दोनों अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगले रोज अमर के पास चिट्ठी पहुंचती है। सरहद से संदेश आया है, मुझे जाना होगा। अपूर्वा, अपना और माँ का ख्याल रखना। अमर फौरन ही फौज के लिए रवाना हो जाता है, मगर महीने भर बाद ही उसके शहीद होने की खबर लौट कर आती है, जिसे सुन अपूर्वा और उनकी माँ टूट कर बिखर जाती है। धीरे धीरे उनके घर के हालत बद से बदतर हो जाते हैं। दोनों सास बहू पर घनघोर गरीबी का कहर टूट पड़ता है। वो गांव छोड़कर दिल्ली शहर आ जाते हैं। बहू, बचे कुचे पैसे इस छोटे से मकान के महीने भर के किराए में ही भुगतान हो गया। अब दाना पानी चलाने के लिए हमको कामकाज खोजना होगा। तू तो पढ़ी लिखी है, भली नौकरी कर सकती है। अपूर्वा काम के खातिर कई बड़ी कंपनी में हाथ पैर मारकर घर लौट आती है। क्या हुआ बहू, कहीं बात बनी? नहीं माँ जी, जहाँ देखो घूसखोरी का दल डेरा डाले बैठा है। हमारे पल्ले एक पैसा नहीं जिससे घर का दाना पानी भी चल सके। दोनों सास बहू देर दोपहर काम की तलाश में एक रिहायशी इलाके में आ पहुंचती हैं। दोनों की बात बन जाती है। अगले रोज से वो एक संग काम पर आने जाने लगती हैं, मगर एक सप्ताह बाद ही जानकी की तबीयत नासाज हो जाती है। माँ जी, आप घर पर ही रहकर आराम कीजिए। आपके बदले का सारा काम मैं निपटाऊंगी। बहू, तुझे मालूम तो है ना जाना कहाँ है? हाँ माँ जी, मकान नंबर 256, मिसेस ओबराय, यही नाम है ना? अपूर्वा झटपट से अपना काम खत्म करके कहती है, मेरा मामला तो निपट गया, अब सासू माँ का काम निपटाना रह गया है। चलो, उससे दोनों काम बंद ही रहेंगे। घर भी आसान तौर से चलेगा, सो कि 4 पैसे बच जाएं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अपूर्वा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके सामने ऋचा खड़ी होती है। वो झट से उसे गले से लगाने को आगे बढ़ती है। अरे ऋचा, तुम यहाँ? हाँ, ये मेरा ससुराल है। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो दरअसल मैं जानकी जी की बहू हूँ। ओह गॉड, तुम इस काम वाली बाई की बहू हो? ऋचा की बेरुखी भरी बातें देख अपूर्वा बात को बदलती हुई कहती है, अरे ये दूर क्यों खड़ी हो, गले तो मिलो। वहीं रुक जाओ। अब मेरा रुतबा पहले से और ज्यादा ऊंचा हो चुका है। मैं एक अमीर घर की बहू हूँ। ऐसे किसी भी काम वाली से गले मिलूंगी तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऋचा की सास यामिनी वहाँ आकर कहती है, कौन है ऋचा बहू? कोई खास नहीं सासू माँ, काम वाली बाई की बहू है। उस पल अपूर्वा को एहसास होता है कि रिश्तों का मोल केवल अमीरी के तराजू के तोल से ही जुड़ा है।
वो देर सांझ घर लौटकर अपनी सास को शुरुआत से अंत तक की सारी वारदात कह सुनाती है। जाने दे बहू, शायद तेरी सखी सही ही कह रही थी। माँ जी, अब मैंने ये तय किया है कि मैं अपने पति की तरह फौजी बनकर उनकी ही तरह देश की आन बान शान के लिए कार्यरत रहूंगी। अगले रोज अपूर्वा अपनी पढ़ाई का प्रयोग करके फौजी की अर्जी देती है। हर एक गुजरते दिन के साथ उसके सब्र का बांध टूटकर बिखरता जा रहा था। देखते ही देखते 15 अगस्त का दिन आता है। पूरी बस्ती में चहल पहल थी। आसमान सैकड़ों पतंग की उड़ान भर रहा था, मगर आज भी अपूर्वा अमीर ऋचा के घर कामकाज करने चल पड़ती है। एक काम करती हूँ, झटपट से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मेम साहब से पगार मांग लूंगी। कुछ देर बाद ऋचा, वो अरे मैनर्स घर छोड़कर आई हो क्या? मेम साहब कौन लगाएगा? तुम इस घर की बाई हो और मैं बहू हूँ। ऋचा की झड़प से अपूर्वा की आंखों में आंसू भर आते हैं। माफ करना मेम साहब, दरअसल आज 15 अगस्त है तो मुझे पगार चाहिए थी। अरे ना तो आज महीने की पहली तारीख है, ना ही आखिरी तारीख, फिर पगार कैसी? मेम साहब, मैं जिस बस्ती में रहती हूँ वहाँ सैकड़ों बच्चे रहते हैं। मैं अपनी पगार से उन्हें आज 15 अगस्त के दिन तोहफे में पतंग देना चाहती हूँ। तुम गरीब भुखनंगों की ना यही परेशानी है, अपना पेट भरता नहीं, चल देती हो दूसरों का मसीहा बनने। मेम साहब, खुद के लिए तो सभी जीते हैं, मगर जो असल मायनों में दूसरों की खातिर जिए वही जीवन है। भले ही आपके पास खूब रुतबा पैसा है, मगर देने का दिल नहीं। हम गरीबों की बस्ती में भले बच्चे कई रोज से भूखे भी होंगे तो भी उनके चेहरे मायूसी नहीं, मुस्कुराते नजर आएंगे। बस बहुत हुआ तुम्हारा बखान, मेरा 15 अगस्त खराब न करो। अभी तो मुझे पूरा दिन ये सैकड़ों पतंग उड़ाना है, शाम को पार्टी करनी है और रात को पब जाना है। 15 अगस्त बहुत मुबारक हो मालकिन। आज से मैं ये काम छोड़ रही हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ मगर गुलाम नहीं। आपको लगा था कि आपने मुझे इतनी सी पगार में खरीद लिया। आज इस खास दिन में मैं अपनी आजादी को चुनती हूँ। अपूर्वा दुखित मन से घर लौट आती है। रास्ते में एक तरफ उसके मन में अमीर ऋचा के यहाँ से आजादी की खुशी थी, तो दूसरी तरफ घनघोर गरीबी में जीने का खौफ उसे सता रहा था। घर आने पर उसकी सास कहती है, बहू, तेरे जाने के बाद ये संदेश आया था। वो जब चिट्ठी खोलकर पढ़ती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको आंखों से आंसू झरने बनकर फूट पड़ते हैं। बहू, ऐसा क्या खास लिखा है इस संदेश में? माँ जी, मेरा सपना साकार हो गया। सरहद से संदेश आया है। आपकी बहू की फौज की अर्जी कबूल हो गई। साथ ही अमर की शहादत के लिए 5 लाख का मुआवजा आया है। माँ जी, जुग जुग जी बहू। माँ जी, ये 15 अगस्त हमारे लिए कई उपहार लाया है। हमारे पुराने दिन फिर से लौट रहे हैं। माँ जी, 15 अगस्त की रात अपूर्वा बस्ती भर में आजादी का जश्न मनाती है। उसी पल ऋचा उसके पास आकर उसे बधाई देकर माफी मांगती है। मैंने हमेशा खुद को अपने नाम से कंपेयर किया। मेरी खातिर अमीरी सब कुछ थी, मगर तुमने मुझे 15 अगस्त की पहचान से वाकिफ कराया। शुक्रिया कैप्टन अपूर्वा। ये सुनकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं और 15 अगस्त के सवेरे अपूर्वा फौजी बनकर सरहद पर कार्यरत होने का सपना साकार कर दिखाती है, जहां सरहद के मुख्य जनरल फौजी अपूर्वा को शपथ दिलाते हैं। ये था एक गरीब बहू का फौजी बनने तक का सफर। भूत और चुड़ैल की जामुन बाइक। रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग सो रहे थे। तभी जंगल से एक जामुन की बाइक बड़ी ही रफ्तार के साथ निकलकर बाहर आती है, जिसके ऊपर एक भूत अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ बैठा होता है। तभी चुड़ैल भूत से कहती है, अरे ओ कान खजूरे, कितनी देर से फटफटिया को चला रहा है? कब तक पहुँचेंगे हम गाँव? अरे जाने मन, जरा अपनी आँखों को खोल कर देखो, हम गाँव में ही हैं। अरे वाह, क्या बात है, हम लोग गाँव आ गए। चलो तो फिर इंतजार किस बात का है? रुको जरा, सब्र करो, पहले मैं कोई जामुन का बगीचा तो ढूंढूं। अरे अभी तक तुमने एक भी जामुन का बगीचा नहीं देखा। अरे और कितना टाइम लगाओगे? रुको, मैं अपनी नाक से सूंघ कर जामुन के बगीचे का पता लगाती हूँ। तभी वो चुड़ैल अपनी तेज नाक से जामुन के बगीचे का पता लगाने लगती है, जिसके बाद वो भूत से कहती है, बस थोड़ी ही दूरी पर यहाँ एक जामुन का बगीचा है, जल्दी से मुझे जामुन के बगीचे ले चलो, मुझे खूब सारे जामुन खाने हैं।
मुझे भी तो जामुन खाने हैं। जामुन खाने के बाद ही तो हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। कुछ ही देर में वो दोनों जामुन के बगीचे में पहुंच जाते हैं। जामुन का बगीचा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। काले काले जामुन रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में चमक रहे होते हैं। जैसे ही चुड़ैल जामुनों को देखती है वो तुरंत जामुन तोड़ती है और खाना शुरू कर देती है। रखा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तुमने तो मेरा इंतजार भी नहीं किया और जामुन तोड़कर खाना भी शुरू कर दिया। अरे और कितना सब्र करूं? कितनी देर से मैं सब्र ही तो कर रही थी। अब जल्दी जल्दी तुम भी जामुनों को खा लो, जिसके बाद हमें यहाँ से जाना भी है। भूत चुड़ैल की बात सुनकर बगीचे से जामुन खाने लगता है कि तभी बगीचे का मालिक मोहनदास अपनी नींद से जाग जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये कैसी खुसर पुसर की आवाज आ रही है इतनी रात के समय। भला कौन जग सकता है? कहीं मेरे बगीचे में कोई चोर तो नहीं घुस आया। मोहनदास अपने बगीचे को देखने के लिए उसके अंदर जाता है, जहां वो एक भूत और चुड़ैल को जामुन खाते हुए देखता है। हे प्रभु, ये सब क्या चल रहा है? मेरे बगीचे के अंदर ये भूत और चुड़ैल जामुन की बाइक पर कहां से आ गए? मोहनदास को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो छुपकर उन दोनों को बस देख ही रहा होता है। जामुन खाने के बाद वो दोनों भूत और चुड़ैल अपनी जामुन की बाइक से वहां से वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद मोहनदास अपने आप से कहता है, अरे अगर ये भूत और चुड़ैल इसी तरह गांव में आते रहे तो इस गांव के लिए अच्छा नहीं हो। कल ही मुझे ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सोचकर बेचारा मोहनदास पूरी रात सोने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वहां करवटें बदल बदल कर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है, अरे गांव वालों, तुम लोगों को पता है हमारे गांव में एक भूत और चुड़ैल है जो जामुन की बाइक पर आते हैं। कल ही रात उन दोनों को मैंने अपने बगीचे में देखा। अरे मोहनदास भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या करने आएंगे? लगता है मोहनदास जी, उम्र के साथ साथ बुद्धि भी आपकी खराब होती जा रही है, तभी तो भूत और चुड़ैल दिख रहे हैं। एक काम करो मोहनदास जी, अपना इलाज करवा लो। अरे मैं क्यों अपना इलाज करवाऊं? इलाज की तो तुम लोगों की जरूरत है। जब चुड़ैल और भूत अपनी जामुन की बाइक लेकर तुम लोगों की जामुन के बगीचे में आएंगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि मोहनदास ने भी कुछ कहा था। ऐसा कहकर मोहनदास गुस्से से वहां से चला जाता है। चलते चलते वो अपने मन ही मन कहता है, मैं तो कहता हूँ अगली बार भूत और चुड़ैल दोबारा से अपनी जामुन की बाइक पर आकर इन गांव वालों को परेशान करें। इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ ना। जब भूत और चुड़ैल का सामना करेंगे तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कहते कहते वो अपने बगीचे में पहुंच जाता है और अपनी जामुनों की देख रेख करने लगता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होते ही भूत और चुड़ैल अपनी जामुन की बाइक पर बैठकर फिर से जंगल को चीरते हुए गांव में पहुंच जाते हैं। क्या बात है, आज फिर से हम लोग जामुन खाएंगे। जामुन आज जाने मन, क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से जामुन खिलाऊंगा। भूत और चुड़ैल इस बार हरिया के जामुन के बगीचे में घुस जाते हैं और वहां के जामुनों को तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। कुछ देर में भूत चुड़ैल को अपनी गोद में लेटा लेता है और उसे अपने हाथों से जामुन खिलाने लगता है। ये लो जाने मन, जामुन खाओ। इस तरह तुम्हारे हाथों से जामुन खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। भूत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हरिया की नींद अचानक से खुल जाती है और वो कहता है, अरे बहुत जोरों से आई है, जल्दी से करके आता हूँ नहीं तो टैंक भर जाएगा। ऐसा कहकर वो उठकर शौच करने ही जा रहा होता है कि तभी उसे भूत और चुड़ैल के बात करने की आवाज आती है। अरे ये क्या? मुझे मेरे बगीचे में से किसी की आवाज आ रही है, जरा देखूं तो सही कौन है। जैसे ही हरिया अपने बगीचे में जाकर देखता है, उसके बगीचे में भूत अपनी गोदी में चुड़ैल को लेटाकर जामुन खिला रहा होता है, जिसे देख हरिया कहता है, उरी मेरी मैया, अरे देखो तो सही, इन भूत और चुड़ैलों को मेरे जामुन के बगीचे में कितने आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हरिया गांव के लोगों को बुलाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए भूत और चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोगों को देखकर भूत और चुड़ैल उनसे कहते हैं, अरे तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, ये बगीचा आज की रात हमारा है। क्यों,
तुमने क्या इस बगीचे को खरीद लिया है? अरे कहाँ से मुंह उठाकर हमारे गांव में आ गए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो, हम लोग तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गांव वालों की बात सुनकर भूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो हरिया की गर्दन पकड़कर उसे आसमान में उड़ाने लगता है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग अपनी जलती हुई मशालों को भूत और चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो दोनों आग की चपेट में जलकर राख हो जाते हैं। साथ ही साथ उनकी तरबूज बाइक भी वहीं जलकर खत्म हो जाती है। 10 वर्ष की वृंदा अपनी माँ राधिका के संग गुरुग्राम गांव में रहती थी। उसकी माँ राधिका लोगों के घर में चौका बर्तन करके बड़ी ही मुश्किलों से अपनी बेटी का पेट पाला करती थी। सावन के शुभारंभ के सप्ताह में रक्षाबंधन की भारी होड़ मची दिखाई पड़ रही थी। एक व्यक्ति ठेले पर सैकड़ों राखी सजाए घुमक्कड़ की नाई गांव में घूम घूम कर राखियां बेचते हुए कहता है, अरे लो जी, आ गई भाई बहनों के त्योहार, रक्षाबंधन का उपहार, रंग बिरंगी रचनात्मक राखियां, आओ आओ भाई आओ आओ। आवाज सुनकर पढ़ाई पर बैठी नन्ही वृंदा सब छोड़ छाड़ कर दीवट पर आकर खड़ी होकर राखियों को निहारने लगती है और अपनी माँ से राखी खरीदने की इच्छा जाहिर करती हुई कहती है, माँ, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे भी अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए रंग बिरंगी राखी खरीदनी है। मगर बिटिया, तू इन राखी का क्या करेगी? तेरा तो कोई भाई ही नहीं है गुड़िया। अरे मेरी बुद्धू माँ, भाई भी आ जाएगा, पहले राखी तो खरीद लूं। वृंदा, हर बात में हट नहीं करते बिटिया। बेटी के जिद के आगे राधिका बेबस माँ बनकर घुटने टेक देती है और उसे देकर खुद से कहती है, यह आखिरी बचा पैसा था, सोचा था इसका डबल रोटी खरीदकर आज सांझ को वृंदा का पेट भर दूंगी। एक तो ये घनघोर गरीबी, ऊपर से वृंदा की राखी की होड़। ठेले वाले अंकल, जल्दी से मुझे रंग बिरंगी राखी दिखाइए। हाँ बिटिया, देखो ये चौरस चंदन राखी, ये गोल गुम्बद की राखी, ये रुद्राक्ष की राखी और ये मोर पंख की राखी। चमचमाती राखियों को देख वृंदा की आंखों में रक्षाबंधन को लेकर अनेकों ख्वाब उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी उसकी सखी मीना की माँ सुरेखा उससे राखी छीनकर कहती है, अरे मीना बिटिया, ये मोर पंख राखी तेरे भाई तेजस की कलाई पर बड़ी फबेगी। सुरेखा मासी, वो मोर पंख की राखी मेरी है। अरे अरे, तू क्या करेगी राखी खरीद कर? जब तेरी माँ ना कोई औलाद जनी ही नहीं है तो किसे बांधेगी ये राखी? राखी का त्योहार मनाने की खातिर एक भाई का होना बेहद जरूरी है। रक्षाबंधन तो जैसी अभागन के लिए नहीं बना। चल भाग यहाँ से, एक मिठाई का मोल चुकाने के पैसे तो पड़े नहीं। चली है राखी मनाने गरीब फकीर। वृंदा राखी के पैसे देकर घर आ जाती है और ढहकती हुई कहती है, तो क्या हुआ जो मैं गरीब बहन हूँ, इस साल में गरीब बहन बड़े आनंद से राखी का त्योहार मनाएगी। वो जमीन में नजरें गड़ाए आंसू बहाने लगती है। उसके आंसू लगातार मिट्टी को भिगोए जा रहे थे। फिर वो मिट्टी को जमा करके अपने नन्हे हाथों से एक मन भावने मूर्ति की रचना करके उसे अपने भाई का नाम देती है। मिल गया मुझे मेरा भाई, अब मुझे कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे पास भाई नहीं। वृंदा देर रात भूखी प्यासी मूर्ति पर माथा धरे सो जाती है। राखी के रोज उसके कानों में गीतों की आवाज गूंज उठती है। वो उठकर राखी की आधी अधूरी थाली सजाकर मूर्ति की हथेली पर राखी बांधकर कहती है, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। अरे तब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तू भी तो कुछ बोल मेरे भाई। गांव भर में सभी के भाई अपनी बहन को तोहफे कपड़े बांट रहे हैं, मगर मेरा भाई बोलता ही नहीं है। कानहुडा मेरा भाई क्यों नहीं बोलता? वृंदा रोती ढहकती हुई मिट्टी की मूर्ति पर माथा धरकर सो जाती है। जैसे ही कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो मूर्ति के हाथों पर सोने की चमचमाती राखी देख उसकी आंख चकाचौंध रह जाती है। अरे ये मेरी बांधी राखी सोने की राखी में कैसे बदल गई? कहीं ये कोई जादुई राखी तो नहीं? ये सोचकर वृंदा उस चमचमाती सोने की राखी से कहती है, अगर तुम सचमुच जादुई राखी हो तो मुझे इसी पल खाने का अच्छा खाना दो। अगले ही पल जैसे जादुई राखी वृंदा की वाणी पर काम करना शुरू कर देती है। सोने की राखी से तेज चमक चारों ओर चकाचौंध हो उठती है और जादुई राखी उसके सामने खाने का खजाना खड़ा कर देती है। अरे ये तो सचमुच की जादुई राखी है। माँ भी भूखी होगी। माँ कहाँ हो आप? यहाँ आ जाओ माँ। क्या हुआ वृंदा? अरे ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ
मैं आपको सब बताऊंगी, मगर उससे पहले हम दोनों भरपेट भोजन करेंगे। कुछ देर बाद वृंदा, अब बता बिटिया, ये सब कुछ कहाँ से आया? अब और ज्यादा मेरे पेट में ये बात नहीं पच पाएगी। बताती हूँ माँ, ये सब इस जादुई राखी से हुआ है। अब इस जादुई राखी से मैं अपने भाई के इस मिट्टी की मूर्ति को जीवित करूंगी। ए मेरी जादुई राखी, जल्दी से मेरे भाई के नथनों में श्वास फूको। वृंदा भरपूर आस से जादुई राखी के एक बार फिर उसकी कलाई पर बांधती है, जिसके बाद मूर्ति जादुई राखी की रोशनी से चमक उठती है और वो एक 5 साल का जीता जागता इंसान बनकर उभर आता है। देखो माँ, भगवान ने राखी की इस रोज मेरे भाई को निर्जीव से सजीव कर दिया। ये सिर्फ जादुई राखी का वरदान है। आज से मेरे इस भाई का नाम भानु होगा। अब कोई भी मुझे गरीब बहन कहकर नहीं पुकारेगा, क्योंकि मेरे पास अब लाखों से बढ़कर कीमती मेरा भाई जो है। तो हुई ना मैं सबसे अमीर बहन। भानु अपनी बहन की बात सुनकर अपनी जादुई सोने की चमचमाती राखी को एक टक निहारते हुए कहता है, वृंदा दीदी, इस जादुई राखी से हम अपने घर की बदहाली को भी बदल सकते हैं, मगर ये राखी सिर्फ आपके बोल की ही परख पहचान करके अपना जादू करती है। वृंदा अपने भाई भानु की कलाई पर बंधी जादुई राखी से कहती है, ए मेरी जादुई राखी, इसी पल मेरे घर की दुविधा को दूर कर दो। एक बार फिर जादुई राखी वृंदा की वाणी सुनकर अपनी चकाचौंध चमक से पूरे घर को अपने आगोश में लेकर घर के रुख को बखूबी बदल कर रख देती है, जिसे देख राधिका बहुचक्की रह जाती है। ये किसका घर है? माँ, ये हमारा ही घर है, मगर जादुई राखी के वरदान से इसकी नींव नए सिरे से कायम हो गई है। अब हमारे घर में हर तरह की सुख समृद्धि मौजूद है। शुक्रिया जादुई राखी। माँ, मैं आती हूँ जरा। मगर कहाँ से? माँ, आज रक्षाबंधन के रोज मैं सभी को अपने भाई से भेंट करवाना चाहती हूँ। वृंदा अपने भाई की बांह धरकर राखी की रात गांव के चक्कर काटने लगती है। तभी गांव का गंगा कहता है, अरे वृंदा बिटिया, ई कोने के लेके दौलत हो? काका, ये मेरे भाई भानु हैं। वृंदा गंगा को जादुई राखी का सारा वृतांत सुनाती है, मगर गंगा उसकी सच्चाई को हंसी में उड़ाकर कहता है, अरे सरस्वती, सुरेखा, अरे तनिक यहाँ आवा। वृंदा कहत है कि ई लइकन एका भाई है और जौन राखी एका हथेली में बंधी है वो जादुई राखी है। जादुई राखी? अरे ये क्या पाषाण काल का दौर चल रहा है जो जादू होगा? और अगर सचमुच तेरे इस भाई की कलाई पर एक जादुई राखी है तो हमें इसका पुख्ता प्रमाण दो। ये जादुई राखी नोट बरसावत है कहा? ए मेरे भाई की कलाई पर बंधी हुई जादुई राखी, मुझे इसी पल पैसे दो। पूरे गांव के सामने जादुई राखी बड़ी चमक से चकाचौंध होकर बेशुमार पैसे बरसाती है, जिसे देख सभी बिना पलक झपकाए उस पल को देखते रह जाते हैं। अरे दादा, ये तो सचमुच का कौन पुराना जमाना के राजा का जादुई राखी है। सभी एकाएक राखी के त्योहार की रात जादुई राखी से भरसक मदद मांगते हैं। इस तरह वृंदा जादुई राखी का आभार प्रकट करती है और अंत में सुरेखा कहती है, वृंदा बिटिया, मैंने तुझे गरीब अभागन बहन कहा, मगर तू न सिर्फ अपने भाई की खातिर बल्कि इस गांव की खातिर भी बड़ी भाग्यशाली निकली। आज तेरे इस जादुई राखी से हमारे जीवन की दशा का रुख बदल गया। राखी की ये रौनक का श्रेय सिर्फ तुझे और तेरी जादुई राखी को जाता है। शुक्रिया काकी, सारी बड़ाई की हकदार केवल मेरी ये जादुई राखी है, जिसके चलते न सिर्फ मुझ अभागन बहन के भाग्य में भाई आया, बल्कि मेरे घर बार की घनघोर गरीबी भी रक्षाबंधन के इस रोज दूर हो गई। इसी के साथ गरीब बहन की जादुई राखी की ये कहानी होती है यहीं खत्म। बेबस बहू का रक्षाबंधन। घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। रक्षाबंधन पर सभी मेहमान आएंगे तो घर तो चमकना ही चाहिए। ऐसा कहकर शगुन अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे शगुन, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। घर पर कितने सारे मेहमान आएंगे, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई अच्छे से कर रही हूँ। अच्छा, चल ठीक है बहू, तू साफ सफाई अच्छे से कर ले और साफ सफाई करने के बाद घर का खाना बना लियो। मैं जरा बाजार जा रही हूँ अपने भाइयों के लिए राखी लेने। माँ जी, कुछ राखियाँ मेरे लिए भी खरीद कर ले आना, मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो मैं तेरे लिए राखियाँ खरीद कर लाऊंगी? अरे मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है जो मैं तेरे ऊपर खर्च करूं। मुझे खुद अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीदनी है। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ से खरीदूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है।
ऊपर से मैं बाहर कमाने भी नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। ओहो, महारानी की जुबान तो देखो कैसी कैंची की तरह चल रही है। देख, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं केवल अपने भाइयों के लिए राखी खरीद कर ला रही हूँ। इतना कहकर कलावती राखी लेने के लिए चली जाती है। बेचारी शगुन रोते रोते काम करने लगती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था। शादी के बाद इतनी भी क्या जिंदगी बदल जाती है जो बेटी को कोई नहीं समझता। कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी। अरे शगुन, जल्दी से उठ जा। देख, मैं कितनी प्यारी प्यारी राखियां लेकर आई हूँ। तू इनमें से अपने भाइयों को कौन सी राखी बांधेगी? थोड़ी देर सोने दो ना माँ। राखी का त्योहार है, तुझे अपने नए कपड़े पहनने हैं ना, तो जल्दी से उठ जा। अगर तू नहीं उठी तो मैं तेरे नए कपड़े तेरी बहन शिल्पा को दे दूंगी। तभी शगुन अचानक से उठती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरे कपड़े किसी को मत देना, मैं राखी पर पहनने के लिए लेकर आई हूँ उन्हें। गायत्री हंसते हुए शगुन के सिर पर हाथ मारती है और उससे कहती है, तो पगली, आज ही तो राखी है, चल जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम सभी मिलकर राखी का त्योहार मनाएंगे। लेकिन आप पहले ये बताओ, आपने आज राखी के लिए सेवई बनाई है या नहीं? अरे मेरी माँ, मैंने सारी तैयारी करके रखी है, तू बस उठ जा और तैयार हो जा। अपनी माँ की ये बात सुनकर शगुन अपनी माँ को गले से लगा लेती है, जिसके बाद शगुन बिस्तर से उठकर तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में सभी लोग तैयार हो जाते हैं और शगुन अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने लगती है। आकाश भैया, अगर आज आपने मुझे पूरे 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और परवेज भैया, मुझे आपसे एक अच्छा सा सूट चाहिए। अरे, तुम हमारी बहन हो या फिर लालची गुड़िया? राखी बांधकर तुम हमसे कितना पैसा लूटोगी? हाँ हाँ, सही कहा भैया, ये बहनें राखी के नाम पर लूट मार मचाती हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अपनी मांग आप लोगों के आगे रख दूंगी, फिर मत रोना भैया। हे भगवान, देखो तो सही, दोनों किस तरह हमारे ऊपर अत्याचार कर रही हैं। लो, तुम दोनों पहले हमारी राखी तो बांधो। जैसे ही शगुन और शिल्पा अपने दोनों भाइयों को राखी बांध देती है, उन दोनों के भाई उन दोनों को 2-2 हजार रुपए के साथ एक एक सूट भी देते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। तभी आकाश अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, शगुन अब बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तभी तो मैं उसकी शादी करूं। माँ, मैं एक लड़के को जानता हूँ, लड़का आर्मी में है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। हमारी शगुन उनके घर में बहुत खुश रहेगी। अच्छा, तो ये बात है, फिर देर किस बात की, लड़के के माता पिता को घर बुला लो। परवेज अपने भाई आकाश के साथ मिलकर लड़के के परिवार वालों को घर पर बुला लेता है, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करने लगते हैं। बहन जी, हमारी बिटिया बहुत संस्कारी और खुले विचारों वाली लड़की है, आप उसे बस एक बेटी की तरह समझना। अरे, ये कैसी बात कर रही हो बहन जी? भला इतनी अच्छी बहू पाने के बाद कोई उसे दुखी कैसे रखेगा? पहली बात तो जैसी मेरी बेटियां हैं वैसे ही शगुन मेरी बेटी की तरह रहेगी। कलावती की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में शगुन की शादी उसके होने वाले पति राजवीर से हो जाती है, जिसके बाद राजवीर शगुन को अपने साथ अपने घर ले आता है। शादी के बाद शगुन घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन जैसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, कलावती अपने रंग दिखाने शुरू कर देती है। अरे बहू, क्या कर रही है? तुझसे अभी तक घर के काम ही नहीं खत्म हुए, जल्दी से कामों को निपटा ले। जी माँ जी, अभी करती हूँ सारे घर के काम। बेचारी शगुन सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन इतना काम करने के बाद भी कलावती हमेशा उसको डांटती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जिसमें कलावती अपने रक्षाबंधन के त्योहार की पूरी तैयारी कर लेती है, लेकिन शगुन को 2 राखियां भी खरीद कर नहीं दिलवाती। जैसे ही कलावती अपने भाइयों के लिए राखी लेकर आती है, वो अपने कमरे में रख देती है। उसी वक्त शगुन सफाई करते करते कलावती के कमरे में पहुंच जाती है। माँ जी, मैंने कहा था कि मेरे भाइयों के लिए भी राखी ले आइए, लेकिन देखो तो सही, उन्होंने मेरी बिल्कुल एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, और अगर अपने भाइयों के लिए राखी नहीं लेकर गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे?
तभी शगुन कलावती की राखियां चोरी करने के बारे में सोचती है। अगर मैं इनमें से 2 राखी चुरा भी लूंगी तो माँ जी को क्या पता चलेगा। ऐसा सोचकर वो उनमें से 2 राखियां चुरा लेती है और उन्हें अपनी अलमारी में ले जाकर रख देती है। ये सब करते हुए उसे कलावती देख लेती है, जिसके बाद कलावती उसे रंगे हाथ पकड़ती है और उसकी अलमारी से राखियां निकाल कर उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाइयों की राखियों को चुराएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर कलावती उसको बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है, जिसके बाद शगुन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो उठ भी नहीं पाती। अगले दिन सभी लोग राखी का त्योहार मना रहे थे, लेकिन शगुन अपने घर नहीं जा पाती क्योंकि उसके पास राखी नहीं होती। इस बात से शगुन के दोनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे आखिर ऐसा क्या हो गया जो शगुन हमारी राखी बांधने नहीं आई? अगर शगुन नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो उसके घर जा ही सकते हैं ना। ऐसा सोचकर वो दोनों भाई शगुन से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपनी बहन शगुन की हालत देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बहन शगुन से कहते हैं, अरे अरे बहन, ये तुम्हारी हालत किसने की? ये सब क्या चल रहा है, हमें सब कुछ सच सच बता दो। अपने दोनों भाइयों को देखकर शगुन रोने लगती है और रोते हुए अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में अपने दोनों भाइयों को बता देती है, जिसके बाद उसके दोनों भाई तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और शगुन की सास कलावती के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है, जिसके बाद कलावती को रक्षाबंधन वाले दिन जेल हो जाती है और शगुन अपने दोनों भाइयों के साथ अच्छे से त्योहार मनाती है। ट्रेन में खाना बेचने वाली चुड़ैल। मिर्जापुर स्टेशन पर हमेशा लोगों की चहल पहल रहती थी। ऐसे ही माया नाम की औरत राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्व लोगों के लिए ट्रेन के किचन में खाना बनाया करती थी। माया किचन में सब्जी बना रही थी। तूने चपाती राइस बना दिया? हाँ हाँ बना दिया। ठीक है, मेरा खाना भी बन गया है, अब जल्दी से पैकिंग करवा दो। ट्रेन के पेंट्री स्टाफ एक साथ ट्रेन में बैठे हजारों लोगों का खाना पैक करते हैं, फिर एक एक करके डिब्बे में रिजर्व लोगों को खाना देने जाते हैं। माया भी ट्रेन के एक डिब्बे में लोगों को खाना बांट देती है। अजी सबको खाना मिल गया ना? हाँ, हमें मिल गया। जी हमें भी मिल गया। ठीक है, आपको कुछ चाहिए होगा तो हमें प्लीज जरूर बताइए। ये कहते ही माया आगे के डिब्बों में खाना बांट देती है और फिर अनरिजर्व लोगों को खाना बेचने जाती है। खाना ले लो, खाना, बिरयानी, वेज थाली, जीरा राइस, कड़ी राइस, खाना ले लो, खाना। सुनिए, बिरयानी और एक वेज थाली दे दीजिए। जी ये लीजिए। कितने पैसे हो गए? सिर्फ 200 रुपए। नरेश से पैसे लेकर वो आगे बढ़कर लोगों को खाना पहुंचाती है और कहती है, खाना ले लो, खाना, वेज बिरयानी, राजमा राइस। यहाँ भी सबको दे दिया। चलो मेरा काम तो खत्म हुआ। ये बोलकर माया उन्हीं ट्रेन कोच से वापस पेंट्रीज किचन में आती है तो कुछ लोग उसके खाने में कमी निकालते हुए कहते हैं, ये कैसा खाना बनाया है, ना नमक है ना मिर्च। उबाल के ले आए हो क्या छोले की सब्जी? और क्या, जीरा राइस में देखना चावल बिल्कुल कच्चे हैं, अगर इसे खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया तो। बिल्कुल, और ये बिरयानी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। हमने पैसे दिए उस खाने के, घर में ये खाना मिल रहा है और तुमसे ज्यादा अच्छा तो वो स्टेशन वाले लोग देते हैं। मैम, खाना पैक करके यहाँ तक लाने में खाना थोड़ा तो ठंडा होगा ही ना। और मैडम, आप ट्रेन में हजारों लोग हैं, सबके टेस्ट अलग हैं। नमक मिर्च कम इसलिए रखी है कि आप बाद में ऐड कर सकें, क्योंकि बच्चे भी ट्रेन में खाना खाते हैं। और सर, आप जहाँ तक कच्चे चावल की बात करते हैं तो मैं आपको दूसरा टिफिन ऑफर कर देती हूँ। ये बोलते ही माया किचन पेंट्री से दूसरा चावल का टिफिन उस आदमी को भिजवा देती है। तभी वॉशरूम जाकर शीशे में खुद को चुड़ैल रूप में देखकर कहती है, इन लोगों ने मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकाली, अब देखती हूँ ये कैसे बचते हैं। चुड़ैल जैसे ही नॉर्मल रूप में बाहर आ जाती है तो मोहिनी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हवा के मजे ले रही थी। तभी चुड़ैल आकर झटके से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, ओह, तो तू ही है ना जिसने खाने में नमक मिर्च की कमी निकाली थी। अब तुझे मैं सही नमक मिर्च का खाना खिलाती हूँ। चुड़ैल, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये बोला था? ये तो मैंने उस खाना देने वाली को बोला था। हाँ, वो खाना देने वाली मैं ही हूँ, एक चुड़ैल। तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब की बार मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दो। तुम इंसानी लोगों की इसी चीज से मुझे नफरत है। गलती करके माफी मांगना भला कहाँ तक ये सही है? हजारों लोगों को खाना खिलाना कोई आम बात तो है नहीं।
और उसमें तुम्हें अपनी पूरी फरमाइश का खाना चाहिए। खैर, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मत मारो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, भगवान के लिए ही तुम्हें इस दुनिया से छोड़ रही हूँ, हमेशा के लिए। ये कहते ही चुड़ैल उस मोहिनी को मार देती है। उसे मारने के बाद वो वापस अपने माया रूप में आ जाती है और लोगों को खाना देती है। तब पीयूष उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखता है तो माया चुड़ैल बनकर वॉशरूम में उसके सिर पर शीशा फोड़ देती है और कहती है, क्यों, तुझे भी कच्चे चावल लग रहे थे ना? अब मैं तुझे वाकई में कच्चे चावल खिलाऊंगी। चुड़ैल, नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, अरे मुझे माफ कर दे। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तूने। मुझे ट्रेन में खाना देने वाली ही हूँ मैं, और मैं हूँ चुड़ैल। और तूने मेरे खाने में कमी निकालकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका भुगतान तो तुझे करना ही होगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से मुट्ठी में कच्चे चावल ले आती है और जबरदस्ती उसे खिला देती है। खा, इसे खा, पता तो चले कच्चे चावल कहते किसे हैं। अरे भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, जो होगा वही खा लूंगा, मुझे माफ कर दो। अफसोस, अब तो बाद में कहने के लिए रहेगा ही नहीं। ये बोलते ही चुड़ैल पीयूष को भी मार डालती है। पर आखिर चुड़ैल के ऐसे करने की क्या वजह थी, जानने के लिए कहानी के अगले पहलू पर चलते हैं। इस तरह चुड़ैल माया बनकर ट्रेन में लोगों को खाना देती है और जो भी उसके खाने में कमी निकालते हैं वो उसे इसी तरह छुपकर मार देती थी। बाकी लोग माया के इस रूप से अनजान थे। ऐसे ही विराट उसके खाने में कमी निकाल कर कहता है, हद है यार, ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? इसी बकवास खाने के लिए हम फूड पेमेंट करते हैं क्या? सर, क्या हुआ? खाने में क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम हो तो बताऊं ना, रायता पूरा पानी का बना हुआ है, आलू तो सिर्फ उबले हुए नजर आ रहे हैं, कोई मिर्च मसाला ही नहीं है। और ये रोटी है, बटर भी नहीं लगा इसमें। मैंने आपको ये खाना तो ऑर्डर नहीं किया था ना? हाँ सर, मैं दूसरा खाना ले आती हूँ। मुझे तुम्हारा बकवास खाना नहीं खाना है। ये बोलकर विराट सबके सामने माया की बेइज्जती करता है और सारा खाना फेंक देता है, जिस वजह से माया अपनी चुड़ैल रूप में आकर विराट को पटकती है और अधमरा करके कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस खाने में कमी निकालने की और इसे फेंकने की? अब तो तू जिंदा रहने के लायक भी नहीं है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, अरे बचाओ। डर के मारे सब तमाशा देखते हैं और चुड़ैल विराट को मार डालती है। लेकिन एक औरत कहती है, तुम चुड़ैल हो तो किसी को भी मारोगी? किसी निर्दोष की जान लेकर तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, जब तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी जान गई तब तुम लोगों को नहीं आई। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ महीनों पहले मैं इस ट्रेन में खाना बनाकर बेचती थी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मेरे खाने में मिलावट कर दी, जिससे काफी तादाद में लोग बीमार पड़ गए। मैंने हमेशा खाना सफाई से बनाया, लेकिन ट्रेन के अधिकारियों ने मुझसे खाना बनाने की नौकरी छीन ली, साथ ही मुझे फांसी की सजा सुनाई। बस तब से चुड़ैल बनकर मैं उन लोगों को ढूंढ रही हूँ और खाना बनाती हूँ, लेकिन अब तो जो कमी निकालते हैं उन्हें मैं सीधा मार डालती हूँ। ये गलत है, तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज करो तो मैं उन कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करके ये किया। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। तभी 2-3 चीज बेचने वाले ट्रेन में चढ़ते हैं और लाश देखकर कहते हैं, अरे ये लोगों को किसने मार डाला? हाँ, किसने मार डाला? ये काम तो हम करते थे ना, पर अब तो नहीं, तो कौन कर सकता है? अच्छा हुआ हमने जो उस औरत को अधिकारियों से फांसी की सजा दिलवा दी। अगर हम उसके खाने में जहर नहीं मिलाते तो लोग बीमार कैसे होते, मरते कैसे? लेकिन ये किसने किया? हमने तो नहीं किया, तो चलो हम अपने चने और हिंगोली बेचते हैं। तीनों की बात ट्रेन में मौजूद लोग और चुड़ैल सुन लेते हैं, जिसके बाद वो आग बबूला होकर उसे मारते हैं और चुड़ैल पटक पटक कर कहती है, तो तुम तीनों हो जिन्हें मुझसे इतनी जलन हुई कि तुमने लोगों के खाने में जहर मिला दिया और सारा इल्जाम मुझ पर आया। छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मैं मार डालूंगी। मारो इन लोगों को, इसने मासूम चुड़ैल के साथ बहुत नाइंसाफी की है। शिल्पा की बात सुनकर ट्रेन के आधे लोग उन 2 चीज वालों को मारते हैं और एक को चुड़ैल मार डालती है। तीनों के मरने के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और वो चली जाती है।